हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन। जैसा कि अपना रिफ्लेक्शन पढ़ रखा है, सबके लिए रिफ्लेक्शन में पढ़ा, प्लेन के लिए पढ़ा, स्फेरिकल के लिए पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है, आज का अपना टॉपिक है रिफ्रैक्शन। जैसा कि डेफिनेशन लिखा हुआ है बच्चों, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ जो मेन लाइन है। बस देखो, मुद्दे की बात करना, मैं बार बार बोलता हूँ बस मुद्दे की बात करो। ठीक है, मुद्दे की बस बात ये है कि बेंडिंग ऑफ लाइट, बस लाइट का बेंड होना। अब सवाल उठता है कहाँ, मीडियम जब चेंज होगा, वन मीडियम टू अदर मीडियम। ठीक है ना, अगर आपकी मीडियम चेंज हो गई और लाइट बेंड हो गई अपने ओरिजिनल पास से, तो वही फिनोमेना आपकी क्या होगी बच्चों, रिफ्रैक्शन हो गई। अब सवाल उठता है क्यों ऐसा होता है, इसका रीजन क्या है बच्चों? तो चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, मुद्दे की बात। एक पॉइंट, बेंडिंग ऑफ लाइट जब मीडियम चेंज हो, रिफ्रैक्शन। क्यों भाई? क्योंकि जो लाइट की स्पीड होती है मीडियम में क्या होती है बच्चों, चेंज होती है। ठीक है, बिल्कुल अपन डिटेल स्टडी करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि सर ऐसा है क्या कि अगर लाइट की स्पीड चेंज हो रही है, तो लाइट हमने पढ़ रखा है कि एक और नेचर रखता है, वेव नेचर रखता है, और वेव की एक स्पीड होती है, फ्रीक्वेंसी होती है और वेव लेंथ होती है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, रिलेट करने की कोशिश करना। ठीक है, कि वेव में तुमने पढ़ रखा है v = f * लाइट, है ना। मैंने बताया डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट मींस लाइट का डुअल नेचर होता है। एक होता है आपका पार्टिकल बिहेवियर, एक होता है आपका वेव बिहेवियर। जब वेव की बात होती है तो v = f * लैम्डा तुमने पढ़ रखा हो 9th में। ठीक है ना, ये तो पढ़ा ही होगा। तो अब सवाल ये कि सर क्या अगर मीडियम में, मैं अभी रिलेट कर रहा हूं फिर से, कि अगर स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो गई है तो क्या आप लोग क्वेश्चन कर सकते सर क्या फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी क्या मीडियम में जानने पे, क्या वेव लेंथ भी चेंज होगा क्या? सबका जवाब मिलेगा। ये क्वेश्चन क्यों उठा भाई जवाब? ये क्वेश्चन उठा आपका क्योंकि लाइट की स्पीड आपकी चेंज होती है मीडियम में। इस वजह से मैंने बोला कि शायद आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ सके। मेरे को पता है तुम लोग गधो, तुम लोग के दिमाग में कुछ उठा नहीं होगा, मेरे को पता है। फिर भी तुम लोग के दिमाग को मैं शार्प करने के लिए बता रहा हूँ कि ये सवाल आप लोग कर सकते हो। ठीक है, दूसरा सवाल तुम ये भी कर सकते हो, क्या सर अगर रिफ्रैक्शन में ये चीजें चेंज हो रही है, मान लो स्पीड ऑफ लाइट, तो क्या रिफ्लेक्शन भी चीजें चेंज होगी? या ऐसे बोल सकते हो क्या क्या पैरामीटर जो चेंज होंगे? ठीक है ना, सब चीज बिल्कुल देखेंगे एकदम अच्छे तरीके से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर ये वाला जो चीज है मैं इसको समझ लेता हूं पहले। डेविएशन बेंडिंग लाइन देखो कैसे। अगर ये एयर है, जरा सोचो, ये एयर अगर कोई मीडियम है तो ये लाइट आएगी और चल जाएगी। मैंने बताया था प्रॉपर्टी ऑफ लाइट में कि जो लाइट की प्रॉपर्टी हो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है, दैट्स इट। लेकिन जब मीडियम की चेंज की बात होगी, लाइक अगर मैं बोलूं कि अगर मैं एक ऐसा ले लेता हूं, इंटरफेस ले लिया मैंने, इसे बोलेंगे इंटरफेस। इंटरफेस क्या होगा, विच सेपरेट द मीडियम। जैसा लिक्विड में पढ़े थे ना कि दो लिक्विड है तो लिक्विड का इंटरफेस होता है क्या, बाउंड्री होती है। ठीक है, दो चीजों के बीच में। तो हम लोग बोलेंगे ये जो लाइन इंटरफेस है। लाइक अगर मैं बोलूं कि अभी जो है एयर में है, एयर को हम बोलेंगे मीडियम। ये जो लाइट एयर से आई है और ये चली गई मान लो वाटर में। बच्चों जब अगर आपकी लाइट एयर से वाटर में जाएगी तो बच्चों ये आपकी जो पाथ है अब आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं रह जाएगी, अब ये चेंज हो जाएगी। वही बोला कि वन मीडियम चेंज, ये बेंड हो जाएगी। अब देखो जो बच्चों ये बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है जहां पे पढ़ा है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कैसे बोलते हैं भाई? तुमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में देखा था कि ऐसे इंसिडेंट आए तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है और यहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, यहीं पे समझो कि ये एक ही मीडियम की फिनोमेना होती है, ऐसा नहीं कि मीडियम में चेंज हो जाता है। तो वो जो रिफ्लेक्शन होता है एक मीडियम होता है, सेम मीडियम होता है, मीडियम सेम नहीं होगा। अगर मीडियम चेंज हो गया तो रिफ्रैक्शन की फिनोमेना होगी, अगर मीडियम सेम है तो रिफ्लेक्शन की फिनोमेना होगी। ठीक है, अब देखो कि ये जो इंटरफेस है जैसे वहां पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, सिमिलर इस इंटरफेस हम लोग क्या करेंगे, ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब ये सवाल ये उठता है कि सर लाइट तो बेंड हो गया, आपने बात बोला लाइट बेंड होगी, लेकिन अब सवाल क्या है कि सर ये लाइट किधर बेंड होगी? ये तो इधर भी बेंड हो सकती है, इधर भी बेंड हो सकती है। तो यहाँ पे जो बच्चों लाइट अगर एयर से वाटर में जाएगी तो ये बेंड करेगी आपकी नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों भाई? क्योंकि डेंसर मीडियम है। अब बोलोगे सर डेंसर मीडियम रियल मीडियम तो हमें पता ही नहीं है ना, तुम्हें पता है। अगर नहीं पता है तो फिर भी तुम तरीके जानो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। A to Z सारी चीजें क्लियर की जाएगी। तो मैंने आपका डेफिनेशन क्लियर कर दिया कि जो आपका रिफ्रैक्शन एक ऐसी फिनोमेना है जिस फिनोमेना में लाइट जो है अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। लेकिन कब बेंड होगी? जब आपका मीडियम चेंज होगा। अगर मीडियम चेंज नहीं होगा तो आपकी लाइट बेंड नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन में चली जाएगी, जो कि प्रॉपर्टी ऑफ लाइट है। ठीक है, और ये क्यों होता है भाई? स्पीड ऑफ लाइट की वजह से होता है। मैंने जो दो क्वेश्चन उठाए थे, अब मैं उस क्वेश्चन का जवाब देने जा रहा हूं कि क्या और भी जो पैरामीटर है लाइट फ्रीक्वेंसी, वेव लेंथ, वो चेंज होंगी रिफ्रैक्शन में या रिफ्लेक्शन में, सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी डिटेल स्टडी करने के लिए पहले मैंने वो जो चीज मैं बताया हूं उसे मैं क्लियर कर दूं। तो उसका तीसरा नंबर पॉइंट डाल लेना, ये दूसरा हो रखा है।
देख लें भाई बच्चों, शूट वूट भी हो रहा है कि नहीं। पता चला कि अपन मेहनत कर दी, शूट ही नहीं हो रहा, शूट तो हो रहा है। तीसरा पॉइंट डालो बच्चों, जैसे कि जो पैरामीटर लेके मैंने बोला वेव फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, ठीक है ना, इससे देखते हैं चेंज होता कि नहीं। पहले तो देख लो पैरामीटर कौन कौन से, किसकी किस तरीके से बिल्कुल लिखो, ठीक ना। ऐसे करके लिखने पे माइंड मैप की तरह चीज़ें रीड हो जाती है तो तुमको समझ में आता है। 3 पैरामीटर है, फ्रीक्वेंसी है, वेव है, और ये आपकी लैम्डा वेवलेंथ होती है। सारी चीज़ें तो हम देखिए लैम्डा को वेवलेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड हो गई और ये हो गई फ्रीक्वेंसी हो गई, एफ लिख दिया फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब देखेंगे कि चीज़ें बदल क्या होती है, चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। फ्रीक्वेंसी चेंज, जैसे मान लो कि फ्रीक्वेंसी चेंज होगी कि नहीं, स्पीड चेंज होगा कि नहीं, वेवलेंथ आपकी चेंज होगी कि नहीं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें देखनी है, पर इनको रटाने से पहले, मैं रटाना नहीं चाहता, मैं बोल दूं कि हाँ भाई लिख लो आप कि फ्रीक्वेंसी जो है आपकी ना तो रिफ्लेक्शन में चेंज होती है, रिफ्लेक्शन में ना तो रिफ्लेक्शन में चेंज होती है, ना ही रिफ्रैक्शन में स्पीड आपका चेंज होगा। तो आपको रटने लायक लगेगा, पर आप रीजन जान जाओ किसकी क्या प्रॉपर्टी, तो सारा काम हो जाएगा। देखो जो बच्चों फ्रीक्वेंसी ना, ये जो है प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स की, फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी सोर्स की। अगर मैं लाइट लूँ, अगर मैं अपने लाइट से मैंने टॉर्च लूँ और टॉर्च को मैं ऑन कर दूँ, तो जो मेरी टॉर्च की फ्रीक्वेंसी मतलब जहाँ से वो लाइट आ रही है, ठीक है ना, जहाँ से वो लाइट आ रही है, जैसे अपन लाइट को बहुत हाई बीम कर दें, जैसे मान लो कि तुम्हारी क्या लाइक तुम्हारा ले लो, लाइक तुम व्हीकल से ले लो, हाई बीम रे होती है, लो बीम होती है, तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी को मैनेज की जाती है। वो फ्रीक्वेंसी मैनेज होगी आपकी गाड़ी की सोर्स ही मैनेज होगी, बात समझ में आ रही है। तो आपका वहीं पे कंट्रोल है। अब वो रही कि अब रे चली गई, अब वो मीडियम में डिपेंड नहीं कर रही है। तो कहने मतलब ये कि फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ किसकी है, प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स है, या ऐसे बोल सकती है ना, प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स है। तो अगर ये सोर्स पे है तो ये डिपेंड ही नहीं करेगा, इसका मतलब रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पे है ना। ये सोर्स की है, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन, वो मीडियम की वजह से रिफ्रैक्शन क्या है, मीडियम चेंज हो रहा है। अगर ये फ्रीक्वेंसी मीडियम पे चेंज डिपेंड करती है तब चेंज होता है, वो तो डिपेंड ही नहीं कर रही मीडियम पे। तो ये फ्रीक्वेंसी जो होगी बच्चों आपकी, ना तो रिफ्लेक्शन को मैं लिख लेना REF रिफ्लेक्शन, और मैं लिख लेना REF R लिख रहा हूँ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन में ना तो आपकी ये चेंज नहीं होगी, तो मैं क्रॉस लिख रहा हूँ, क्रॉस लिख दिया मतलब फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज नहीं होगी। तो इसे बोलते हैं एकदम तरीके का नोट्स, बहुत कम चीज़ों में क्लियर कर समझना। अब इसी को भी लिखता, फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज इन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बिकॉज फ्रीक्वेंसी द फिनोमेना ऑफ फ्रीक्वेंसी द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। लिखो, तुम्हें लिखना उतना बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मेरे को कभी पढ़ूंगा, मेरे को ऐसे पिक्चर दिख जाएंगे साफ साफ। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, रिफ्लेक्शन में ना तो चेंज होगी, रिफ्लेक्शन में भी ना चेंज होगी। रीजन आपको क्लियर है क्यों। अब आते स्पीड पे आते, तो स्पीड जो बच्चों होती है, किसकी स्पीड, लाइट की स्पीड डिपेंड ऑन मीडियम, बस इतना समझ याद रखना है, डिपेंड ऑन मीडियम, डिपेंड ऑन मीडियम। डिपेंड ऑन का मतलब क्या है, इफ मीडियम इज चेंज देन स्पीड ऑफ लाइट विल बी चेंज। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसी को अभी रिफ्रैक्शन में समझाऊंगा क्यों आपको, मतलब अगर ये बस लाइन अभी क्लियर है कि स्पीड जो है लाइट का चेंज होती है, तो बिल्कुल रिफ्रैक्शन आपको अच्छे समझ में आने वाला है। तो जो स्पीड ऑफ लाइट जो है डिपेंड ऑन मीडियम, दैट मीन्स लिख लेना, दैट मीन्स इफ मीडियम इज चेंज देन योर स्पीड ऑफ लाइट विल बी चेंज। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है बच्चों, आपकी रिफ्रैक्शन में क्या होता है, मीडियम चेंज होता है, दैट मीन्स स्पीड जो है लाइट की बिल्कुल चेंज होगी। पर रिफ्लेक्शन में एक ही मीडियम में होता है, तो रिफ्लेक्शन में आपकी चेंज नहीं होने वाली है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे कि REFL रिफ्लेक्शन में आपकी मीडियम आपकी स्पीड नहीं चेंज होगी, मतलब क्रॉस, और रिफ्रैक्शन में क्या होगी बच्चों आपकी चेंज होगी। तो ये हो गया आपका सही का, ठीक है ना। साइन कन्वेंशन लिख लो यहाँ पे, क्रॉस का मतलब हो गया चेंज और इसका मतलब हुआ नो चेंज, नो चेंज। देखो बिल्कुल आपने बस एक चीज ये समझ ली, सारा काम हो गया बच्चों। वेव लेंथ की बात करते हैं बच्चों, तो जो वेव लेंथ है वो डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन सोर्स एंड मीडियम, दोनों पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन सोर्स एंड मीडियम। अब बस हमें तो मीडियम ही देखना था, अगर मीडियम की बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। तो वेव लेंथ भी क्या कर रही बच्चों, आपकी मीडियम पे डिपेंड कर रही। तो अगर मेरा मीडियम चेंज हो गया, दैट मीन्स आपकी वेव लेंथ चेंज हो गई। तो मीडियम तो आपका रिफ्लेक्शन में चेंज नहीं होता है, इसका मतलब कि रिफ्लेक्शन में वेव लेंथ आपकी चेंज नहीं होगी, पर रिफ्रैक्शन में आपकी चेंज होगी। देख लो, जो पैरामीटर मीडियम पे डिपेंड किया, लाइक स्पीड डिपेंड किया मीडियम पे,
वेवलेंथ डिपेंड किया मीडियम पे, देख लो यहाँ पे स्पीड और वेवलेंथ रिफ्रैक्शन के लिए दोनों में सही का टिक है। मतलब क्या सही का टिक मतलब क्या? नहीं उल्टा लिख दिया। यहां पे बच्चों क्रॉस का मतलब नो चेंज, ठीक है, और यहां पे जगह चेंज। सही का मतलब क्या हो गया बच्चों? चेंज। तो रिफ्रैक्शन में वेवलेंथ देखो ऐसे देखो, रिफ्रैक्शन में स्पीड चेंज होगी, सही का टिक है। रिफ्रैक्शन में वेवलेंथ चेंज होगा, सही का टिक है। पर देखो ऐसे याद रख सकते हो कि रिफ्लेक्शन में क्या है? रिफ्लेक्शन में बच्चों तीनों में से कोई चेंज नहीं होगा। ना तो आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी क्योंकि वो तो सोर्स की प्रॉपर्टी है और ये मीडियम की दोनों प्रॉपर्टी है। तो रिफ्लेक्शन तो चेंज होने वाला है नहीं, जो भी होगा रिफ्रैक्शन चेंज होगा, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या बच्चे दोनों में चेंज नहीं हो रहा है। तो देखो मैंने सारी चीजें बिल्कुल क्लियर एंड कट करके रख दी कि जो तीनों पैरामीटर है कब किस पे चेंज होगा कब किस पे चेंज नहीं होगा। तो अगर आपको ये डायरेक्ट मत याद करो, अगर याद करना तो बस ये पता कर लो, सारा काम हो जाएगा। रिफ्रैक्शन में फिर से जब एकदम टर्म एंड कंडीशन फिक्स होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन के लिए मीडियम चेंज होगा तभी रिफ्रैक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात होगी बच्चों रिफ्रैक्शन की। अब तुम्हें बिल्कुल थोड़ा सा इन डेप्थ स्टडी कराते हैं अपने को अपन, ठीक है ना। ये तुम्हें पता है कि रिफ्रैक्शन जो होता है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है? मीडियम चेंज होता है और स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है। तो देखना क्या क्या अभी होने वाला है, वो क्यों होता है। अब मैं रीजन है वाई मतलब वाई फ्रिक्शन इज हैपन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। why light bend in refraction phenomena, ठीक ना। इसी को हेडिंग में लगा के ताकि बिल्कुल अच्छे से स्टडी में कर देता हूं, मतलब बता देता हूं। why light bend in refraction phenomena। देखो बच्चों लाइट बेंड होगी तो वो तुम्हें पता है इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है बच्चों? चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। ये क्यों है बच्चों? चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। ये तुम बोलोगे सर अभी आपने बता दिया फिर स्टडी करा रहे हो, मतलब देखो अभी ढंग की स्टडी करा रहे हैं। अगर स्पीड में चेंज का मतलब क्या बच्चों की, या तो आपके पहले मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाए तो स्पीड बढ़ जाए। जैसे मैं बोलूं कि ये इंटरफेस है, इधर कोई मीडियम 1 है, इधर कोई मीडियम 2 है, तो इस पे इधर जो अगर ये लाइट आ रही है तो इसकी जो लाइट है इस मीडियम में बढ़ जाए स्पीड, या तो स्पीड आपकी घट जाए, ठीक है, या तो आपकी स्पीड घट जाए। मतलब ये लाइट अगर मान लो कि आपकी ऐसे आ रही है और इसमें जाए तो आपकी स्पीड क्या घट जाए, मतलब स्पीड बढ़ने मतलब क्या, v2 इज ग्रेटर देन v1। अगर मैं स्पीड मानता हूँ v2 इस मीडियम में 2 है इसमें 1 है तो v2 इज ग्रेटर देन v1, और इसमें घटने का मतलब क्या होगा कि v1 इज ग्रेटर देन या v2 इज लेस देन v1। यही दोनों चीजें हैं। अब मैं बताऊंगा कि अगर यानी कि मेरे पास दो केस बन गए। एक ऐसा केस जब मीडियम में स्पीड बढ़ जाए किसकी, लाइट की, और एक दूसरा केस जब मीडियम में स्पीड आपकी न बढ़े, मतलब डिक्रीज हो जाए, घट जाए, बढ़ने मतलब डिक्रीज हो जाए। तो दो केसेस जब बिल्कुल दो केसेस में देखेंगे, अगर लाइट बेंड करेगी तो किस साइड बेंड करेगी और क्यों बेंड करेगी, ठीक है ना। तो अपन डाल लेते हैं वर्डिंग। तो लिखो केस फर्स्ट, दो ऐसे कर देता हूं। when speed of light increase। देखो बच्चों इसको समझना अच्छे से मैं समझा रहा हूं। सपोज करो ये क्या है कि ग्लास है, आपकी ग्लास है, ठीक है ना। ये क्या आपकी ग्लास है। When स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज, नहीं डिक्रीज कर लो, पहला क्या डिक्रीज कर लो। When स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज, ये मान लो कि आपने ग्लास ले लिया या कुछ ले लिया ऐसा मीडियम जहां पे इसकी स्पीड घटने वाली। मैं क्या कर रहा हूं कि ये आपका एक बाहर का ये इंटरफेस हो गया, यहां पे अभी इंटरफेस हो गया इस साइड, ये क्या होगा आपका इंटरफेस हो गया, ये आपका क्या बच्चों क्या होगा आपका इंटरफेस हो गया, ठीक है ना। तो
अगर मैं यहां से अगर इसमें ये इंटरफेस मतलब कि ये आपका अलग मीडियम हो गया, ये आपका बच्चों मीडियम हो गया, यानी कि अगर लाइट इधर से आ रही है अगर इसमें इंटर करेगी तो मीडियम चेंज हो गया, यानी कि रिफ्रैक्शन की फिनोमेना होगी। ये बात तो तय है, और ये अगर ये बात तय है तो लाइट आपकी बेंड होने वाली है। अगर लाइट बेंड होगी तब सवाल ये उठता है कि किधर बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल के साइड ना बेंड होगी। चलो मैं इसके लिए दो रे लेता हूं, एक ऐसी दो पैरेलल ले लेता हूं। एक तो मैंने ये रे लिया कि बिल्कुल जिस मीडियम में है उस मीडियम में इंटर ऐसे निकल गई, है ना। देख लो ये इसके आउटसाइड समझो सेम मीडियम है और ये आपका एक अलग मीडियम बस, और इसमें आके स्पीड क्या होने वाली, घटने वाली है। मैं लिख दिया हूं, दो लाइन लेता हूं ताकि क्लियर कट रहे। तो मैंने एक और ले ली इसके पैरेलल। अब देखो क्या होगा, ये जो लाइट है मैं मान लो कि इसकी स्पीड c है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसको तो एक ही मीडियम है और सेम मीडियम में आपकी लाइट चेंज नहीं होती, क्योंकि इट डिपेंड ऑन द मीडियम। अगर मीडियम चेंज होगी तब स्पीड चेंज होगी, मीडियम तो आपका वही है, तो यानी कि स्पीड जो है आपकी सेम रहना, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा तो अब यहां पे क्या बच्चों कि ये अगर यहां तक तो सही है, लेकिन ये जैसे इस मीडियम में इंटर करेगा तो ये अब ये ऐसा इसका पाथ नहीं रहने वाला है, इसका पाथ चेंज हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि अगर सर ये नॉर्मल, अगर आप बोले कि नॉर्मल होता है इंटरफेस पे, अगर दो मीडियम को डिपेंड इंटरसेक्ट करा तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ तो ये तो नॉर्मल हो गया। अब ये लाइट किधर झुकेगी, सवाल ये है। अब ये लाइट किधर बेंड होगी, ठीक है ना। अब लाइट इसकी किधर बेंड होगी, अब देखो क्या रहे, बस ये समझो कि भाई ऐसा तो नहीं कि दो रे है तो एक की स्पीड बढ़ जाए, एक की स्पीड घट जाए, ऐसा तो होना नहीं। दोनों की सबकी लाइट की स्पीड सेम होता है। यहां से निकलेगी जैसे इस मीडियम आएगी इसकी स्पीड के बराबर होनी चाहिए, सेम मीडियम में। मान लो कि ये क्या देखो, इसके बाहर आते ही कि मीडियम सेम हो जाएगा, तो मीडियम में स्पीड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो अगर इसकी घट जाएगी तो फिर तो डिफरेंस हो जाएगा ना, यानी कि इधर बाहर आने के बाद स्पीड सेम होनी चाहिए, भले इसमें घटे। तो टाइमिंग देखो, टाइमिंग क्या है, टाइम हमें देखना है। अगर मैं ये इक्वेशन लिखूं कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, अगर मेरा टाइम कांस्टेंट, बिल्कुल टाइम कांस्टेंट रहेगा भाई, ऐसा थोड़ी टाइम थोड़ी चेंज होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड, यानी कि टाइम को फिक्स रखने के लिए कि सेम टाइम में सेम ये डिस्टेंस ट्रेवल करे सभी, अगर ठीक है ना, तो स्पीड अगर घटेगी, ये देखो इन डेप्थ स्टडी में करा रहा हूं, मतलब रीजन है, अगर समझ में आए तो बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिलेबस से थोड़ा सा मैं हट के जा रहा हूं, ठीक है ना। स्पीड घट जाए तो डिस्टेंस घटेगी, यानी कि लेंथ, डिस्टेंस मतलब क्या, लेंथ, किसकी लेंथ। अगर लाइट की स्पीड घट रही है तो लाइट क्या करेगी, अपनी लेंथ को कम करना चाहेगी, तभी तो टाइम फिक्स रहेगा। तो तुरंत यहां पर पहुंचने के लिए ये अपने पास से हट करके, एक तो ये तरीका है कि ऐसे चली जाए तो ये लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक ना। तो अपनी लेंथ कम करने के लिए ऐसे झुकेगी, नॉर्मल के साइड, नॉर्मल के साइड झुकेगी। तो ये उतने ही टाइम में इतना चल रहा है, तो सेम टाइम में टाइम को मैं ये जितने टाइम में जितना चले, टाइम को फिक्स करने के लिए, टाइम को, ये टाइम में अगर इतना चल रही तो टाइम में उतने ही, मतलब टाइम स्पीड तो कम हुआ है। तो अगर सेम लेंथ मैं लूं, सेम लेंथ के लिए क्या होना चाहिए, तो ये सेम लेंथ के लिए अगर स्पीड कम हो गया तो ज्यादा टाइम लेगा। लेकिन अगर टाइम को बराबर रखना चाह रहे हो, कि ये जितना कि टाइम बराबर रखना चाह रहे हो, तो टाइम को बराबर रखने के लिए क्या हुआ कि अगर ये इसकी स्पीड घटी तो तुरंत इसका लेंथ घटा दो, है ना। तो ये क्या करेगा, अपनी लेंथ क्या कर जाएगी, घटेगी। लेंथ घटने के लिए क्या करेगा, टुवर्ड द बेंडिंग द, किसके साइड इसका मतलब डेविएशन हो जाएगा या बेंडिंग हो जाएगा, वो आपके हो जाएगा नॉर्मल के साइड बेंडिंग हो जाएगा। ये आपका बेंडिंग हो गया बच्चों, किस साइड नॉर्मल हो गया, और जैसे ये बेंड हो गया इस मीडियम तक होगा, और फिर ये मीडियम यहाँ पे आ गया, और फिर ये आपकी ऐसे निकल जाएगी। इसको बिल्कुल पैरेलल, ये पैरेलल ड्रॉ कर दो भाई, कैसे होगा पैरेलल, ये रहा। तो बस ये समझ लो कि टाइम तो चेंज होना नहीं है। टाइम चेंज क्यों नहीं होगा, टाइम अगर चेंज नहीं करना है, जितना टाइम बिल्कुल सेम होनी चाहिए, तो सेम टाइम के लिए अगर स्पीड घट रही है तो लेंथ को क्या करेगा, घटा लेगा, है ना। टाइम में कांस्टेंट रखने के लिए, टाइम को फिक्स रखने के लिए, क्योंकि टाइम और कांस्टेंट होगा तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड के प्रोपोर्शनल होगा। स्पीड को घटाओगे तो डिस्टेंस को घटाना पड़ेगा, मतलब लेंथ को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो अगर आपकी इस किसी भी मीडियम में अगर आपकी लाइट की स्पीड डिक्रीज कर रही है तो क्या करेगी वो, टुवर्ड्स द, जो लाइट है आफ्टर रिफ्रैक्शन इट्स बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये इट्स बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है ना। ये लिख लेना या मैं आगे भी बता दूंगा, ठीक है ना। के सेकंड आ जाओ बच्चों, लिख लो कि मैंने स्पीड when speed of light increase
इंक्रीज इन मीडियम, इंक्रीज इन डिक्रीज इन मीडियम यहां पर कर लो। देखो वही कहानी में इस बार ऐसा मीडियम है कि इसमें इंटर करने के बाद क्या हो रही है, लाइट की स्पीड क्या कर रही है, घट जा रही है। ठीक है, देखो एक तो रे मैंने ये ले लिया, इसकी तो स्पीड चेंज होने वाली है नहीं, तो बिल्कुल ऐसे निकल जाएगा सीधे। पर ये जो रे बच्चों आएगी ऐसे आपकी इसी के पैरेलल, ऐसे इसके पहले जो रे आएगी, तो ये आपका नॉर्मल हो गया। अब तुम देखना कि टाइम तो मेरा रखना है कांस्टेंट। अगर टाइम मेरा कांस्टेंट है तो बाय दिस फॉर्मूला डिस्टेंस को स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस प्रोपोर्शनल होगा स्पीड के। तो अगर मेरी स्पीड इंक्रीज हो रही है तो डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। देखो कहानी ये है ना कि बच्चों की ये बिल्कुल जो है कि देखो ये यहां तक तो ठीक है। अब देखो कि यहां तक तो ठीक है, देखना समझना इस चीज को, यहां तक तो ये इतना चल रहा है और यहां पे तो स्पीड घट गई है ना, तो बिल्कुल अगर वो तो इतना चलेगा नहीं, अगर उतना चलेगा सीधा इस मीडियम में भी तो टाइम क्या होगा, ज्यादा ले लेगा और ये टाइम कम लेगा। हमें रखना है टाइम को फिक्स, हमें क्या करना है, टाइम को रखना है फिक्स। अगर टाइम में फिर रखना है फिक्स तो जिसकी स्पीड कम है उसको कम डिस्टेंस चला दो ना, बस खत्म। बात समझा रही है? मतलब कहने मतलब ये सपोज करो ए से बी तक जाना है, किसी की स्पीड बहुत ज्यादा है, एकदम सेम टाइम मिलेगा, बिल्कुल ए से बी तक जाने में आपका सेम टाइम लगना चाहिए। और एक आदमी जिसकी स्पीड ज्यादा है, एक आदमी की स्पीड क्या कम है, तो अगर जिसकी स्पीड कम है उसको ऐसे चला दो, जिसकी स्पीड ज्यादा है उसको ऐसे चला दो। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी तो ज्यादा लेंथ के लिए ज्यादा लेंथ चलना पड़ेगा, और जिसकी स्पीड कम है उसके लिए कम लेंथ चलना पड़ेगा, ओवरऑल सेम टाइम पहुंच जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो वही कहानी है। तो अब देखो कि यहां तक तो जो भी करे, पर यहां निकलने के बाद इसको पैरेलल होना है। यहां निकलने के बाद क्या होना है, इसको यहां पैरेलल होना है। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको करना ये पड़ेगा कि अगर स्पीड ज्यादा है तो उसकी स्पीड टाइम को कांस्टेंट रखने के लिए क्या करेगा, डिस्टेंस ज्यादा चलेगा, मतलब लेंथ ज्यादा चलेगा। तो आप भी बता दो कि ये टुवर्ड द नॉर्मल जाएगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी तो इसको लेंथ ज्यादा चलना पड़ेगा, तो मैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल करूंगा। अवे फ्रॉम द नॉर्मल देखो कैसे होगा, ये आपकी स्ट्रेट लाइन थी और ये हो जाएगी आपकी ऐसे, ये होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, और ये ऐसे निकलने के बाद ये पैरेलल हो जाएगी, इसे पैरेलल कर लो। ठीक है, तो निकलने के बाद तो बिल्कुल सेम दिखना चाहिए। और यहीं पे अंतर था, अंदर में अंतर में समझ में आ गया, ये रीजन था। अगर समझ में आ गया तो बेहतर बात है, अगर नहीं समझ में आया तब भी कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, हाँ तो बच्चों अभी तुमने देखा कि हमने एक ऐसा मीडियम लिया जहां पे एक तो दो मीडियम है जहां पे स्पीड, मीडियम की स्पीड बढ़ रही थी और एक में मीडियम की स्पीड क्या हो रही थी बच्चों, घट रही थी। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आ गया बच्चों, यहां से एक चीज हमें समझ में आ गया कि हमें जो मीडियम है हम उसे कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइट ऑफ स्पीड। अगर अरे यार आवाज आ रही बात, एक सेकंड बच्चों आवाज आ रही है, थोड़ा आवाज आ रही थी बच्चों। तो हमने देखा मीडियम को हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ द लाइट। मैंने एक ऐसा मीडियम जिस मीडियम में ये किसकी स्पीड है, लाइट ऑफ स्पीड है, अगर डिक्रीज कर जाए, और एक ऐसा मीडियम जिसकी स्पीड, लाइट की स्पीड क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो जिसमें डिक्रीज होगी लाइट की स्पीड हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। या तुम लोग पढ़े होंगे 10th में डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम। ऑप्टिकल हटा भी सकते हो लेकिन बोला जाता है अक्सर ऑप्टिकली। तो स्पीड बोला नहीं जाता, बोला अक्सर जाता है डेंसर रेयर, लेकिन होता है ऑप्टिकल डेंसर, ऑप्टिकल रेयर मीडियम। ऐसा मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड बढ़ जाए उससे हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकल रेयर मीडियम। ठीक है ना, तो ये डेंसर हो गया रेयर मीडियम का। ये चीज फिर से आगे पढ़ोगे, अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे डेंसर और रेयर बताया जाएगा। डेंसर मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो, और रेयर मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, आपका कम हो। ठीक है ना, तो वहां से भी चीजें क्लियर होगी। पर कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे मेरे को कनेक्शन समझ में आ गया तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया।
हाँ तो बच्चों हमने देखा कि ऑप्टिकल डेंसर मीडियम और ऑप्टिकल रेयर मीडियम। एक चीज क्लियर कट कर लो कि दिस टर्म और रिलेटिव टर्म। अगर मैं बोलता हूँ कि अगर मैं बोलता हूँ कि वाटर जो है आपका मोर डेंसर है एयर से, तो हो सकता है कि वाटर भी रेयर हो किसी और से। तो दिस आर द एब्सोल्यूट टर्म, ये सारे रिलेटिव टर्म है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को मतलब वो किसी के रेस्पेक्ट में ही होंगे। अगर कोई रेयर है तो वो किसी के कोई अदर मीडियम है, यानी कि उससे तुलना की जा रही है। एक चीज तो बात ये होगी, तो मैंने लिख दिया दिस नोट में दिस टर्म आर रिलेटिव टर्म, एंड दूसरा टर्म हो गया कि ऑप्टिकल डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास डेंसिटी। मास डेंसिटी होती है तो हम बोलते हैं ना डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, वो वाला, और ऑप्टिकल डेंसिटी बिल्कुल डिफरेंट है, कोई लेन देन नहीं, इसलिए मैंने लिख दिया इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, तो ये बात होगी। अब अपना अगला टॉपिक डालो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों, अगर मैं इसे अक्सर या तो म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या तो स्मॉल एन से। अगर 10th के हिसाब से तुम्हें याद होगा बहुत बच्चों को, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा पैरामीटर जिससे आप बता सकते हो। ध्यान से सुनो, एक एक चीज ध्यान सुनो, आपके दिमाग में घुस जानी चाहिए। अगर मैं जो चीज नहीं लिखवाता हूँ वो चीज बोलता हूँ तो उसे भी लिख लिया करो अपनी शॉर्ट फॉर्म में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा पैरामीटर हो सकता है जो कि आप उससे पता कर सकते हो कि मीडियम मेरा डेंसर है या आपका रेयर है। अगर मीडियम जिसका डेंसर होगा ऑफकोर्स उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी, ये तुमने 10th में देखा होगा। ठीक है ना, अब हम लोग देखते हैं बिल्कुल इन डेप्थ फिर से। चलिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन दो पार्ट में देखेंगे। एक होता है बच्चों एब्सोल्यूट होता है, एक बच्चों होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होता है बच्चों आपका रिलेटिव। एब्सोल्यूट हम लोग देखेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI, और एक होगा आप देखोगे रिलेटिव RI, मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, मतलब अगर मैं लाइक बोलूं कि अगर ये मान लो मेरा क्या वाटर है, अगर मेरे को निकालने उसकी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो मैं लिखता हूं कि n में लिखूंगा, और n का मतलब क्या हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो होगा आपका C/V। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है वैक्यूम में। और जिसका निकाल लो उसकी अगर मान लो स्पीड, इसमें लाइट की स्पीड क्या है, उसका रेशियो है, तो ये हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हालांकि मैं ये भी बोल सकता हूं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आपका रिलेटिव, ये भी तो है, पर फर्क ये है कि इसमें क्या रिलेटिव जो लिया है वो ले लिया, वैक्यूम ले लिया। तो लिख लो ऐसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, C का मतलब क्या हुआ स्पीड ऑफ लाइट। हाँ तो मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिख सकता हूँ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में जिस मीडियम का आप निकाल लो उसे लिख लो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम में आप निकाल लो। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं n = C/V। ये कहानी होगी बच्चों किसकी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n = स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, n = C/V होगा, याद रखना। ठीक है बच्चों, तो ये होता है। अच्छा ये बता लो, तो ये तो एब्सोल्यूट वाटर की होगी। अगर मैं कल को ये बोलूं कि भाई साहब ऐसा है कि ये तो आपका ग्लास है और ये वाटर है, अब हमें बताओ कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एब्सोल्यूट बोलेंगे, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा एब्सोल्यूट है, पर मैं बोलूंगा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तब क्या बोलेंगे, इससे बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो अब देखते हैं कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों। इसे लिखते हैं ऐसे, लाइक इसे कैसे लिखेंगे पहले तो ये सुन लो, N12। इसका मतलब क्या हुआ N12 का मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो लास्ट वाला 2 होगा विथ रेस्पेक्टिव में आएगा, बस ये बहुत जरूरी ध्यान देना। विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2 जो है वो लास्ट वाला जो है N12, मतलब जो 2 वाला है मतलब 1 का, मीडियम 1 है, 2 क्या आपका मीडियम 2, मीडियम 1 है जिसकी किसके रेस्पेक्ट में है, मीडियम 2 के रेस्पेक्ट में। तो इसको हम लिखते हैं बच्चों N12 लिखते हैं हम लोग N1/N2, ध्यान रखना N1/N2। अच्छा एक और चीज, क्या N1/N2 का और किसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं, देख लो कैसे। अगर मैं इसे लिखना चाहूं
देख लो, एक तो ये हो गया n12 इक्वल टू n1/n2। ध्यान रखो n2 किससे डिवाइड किए, जिस मीडियम से विथ रेस्पेक्ट टू, जिस मीडियम से कंपेयर कर रहे हो वो डिवाइड में जाएगा, यानी कि 2 वाला, ये लास्ट वाला क्या आएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक है, n1/n2। अच्छा n1 को मैं लिख सकता हूँ क्या इस फॉर्मूले से कि n इक्वल टू मेरा c/v होता है, तो n1 को मैं लिख सकता हूँ c/v1 और n2 को लिख सकता हूँ c/v2, क्योंकि c तो ये कांस्टेंट है, क्योंकि c जो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, तो n1 को लिखूंगा मैं c/v1 और इसे लिखूंगा c/v2, c से c कटेगा, नहीं बन जाएगा v2/v1। तो देखो क्या क्या हो गया मेरा, एक तो n12 हो गया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेन रिजल्ट कि n12 को मैं लिख सकता हूँ n1/n2 या v2/v1। अच्छा यहाँ तक तो हो गया, क्या v2 को अपन v1 को मैं भी कुछ लिख सकता हूँ क्या, तुम लोग बताना जा रहा है, ठीक है, और भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो v क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू में वेवलेंथ, नहीं होता तो पता कर लो, ये तुमने पढ़ा होगा, ठीक है ना, स्पीड ऑफ जो वेव होती है वेव के फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इनटू वेवलेंथ। तो रिफ्रैक्शन में तो फ्रीक्वेंसी रहती है फिक्स, तो स्पीड चेंज होता है, तो v1 के लिए मैं लिख दूंगा f इंटू में λ1 और v2 के लिए लिख दूंगा f इंटू में क्या λ2। तो अगर वैल्यू पुट कर तो यहाँ पे v2 की वैल्यू तो f इंटू λ2 बनेगा और v1 का वैल्यू बनेगा f इंटू λ1, तो f से f कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका λ2/λ21। तो एक देख लो n12 को वैल्यू n1/n2 हो गया, एक v2/v1 हो गया, एक λ2/λ1 हो गया, तो इसे लिख लो λ2/λ1। ये n12 का मतलब हो गया, ठीक है, स्पीड के फॉर्म में, वेवलेंथ के फॉर्म में, और किसके फॉर्म में हो गया बच्चों, वो हो गया आपका किसके फॉर्म में, एक हो गया वेवलेंथ के फॉर्म में। सब बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा जो यूज होगा वो मैं बता रहा हूँ कौन सा यूज होगा, ये वाला यूज होगा कि n12 जो होता है वो होता है n1/n2 होता है, ठीक है, क्लियर है। n12 को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, n12 ऐसे 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन बहुत कम यूज होता है, तो ये अक्सर यूज होता है, लेकिन सबके फॉर्मेट में आपको पता होना चाहिए। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं कुछ इसी में नोट के फॉर्म में लिख लो कुछ पॉइंट, नोट के फॉर्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर ही, अरे बाप रे, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर हो गया और आपका क्लियर क्या हो गया, रिलेटिव। अच्छा मैं इसको लिख सकता हूँ क्या ऐसे, लाइक n31, हाँ n31 को मैं लिख सकता हूँ क्या n3/n1, जो लास्ट वाला है उसे डिवाइड में कर दो। स्पीड केस में नहीं, स्पीड केस में ऊपर रहता है, ये जो होगा ऐसा तभी लिखेंगे जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना होगा n3/n1। अच्छा एक चीज बताओ, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि n3/n2 इंटू में n2/n1, ये n2 से n2 कट जाएगा, तो लिख सकता हूँ हमें फाइनली n3/n1 बचेगा। तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि n31 इक्वल्स टू n3/n2 मतलब क्या होगा n32 और n2/n1 का मतलब क्या होगा n21। तो एक ऐसे भी हो सकता है। एक और पॉइंट लिखो लाइक n1, एक और पॉइंट लिखो n21, हाँ एक और पॉइंट लिखो इसी में कि n21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं n2/n1, या मैं इसको ऐसे तो लिखता हूँ ना, लिख सकता हूँ कि 1/n1/n2, ये ऊपर चला जाएगा फाइनल, या इसको मैं लिख सकता हूँ कि n21 इक्वल्स टू 1/n12। देखो यार जो नीचे में होगा ना, जैसे लाइक 2 है तो n12 हो जाएगा, n21 का मतलब क्या होगा कि ये वाला पार्ट नीचे में जाएगा, पहला वाला पार्ट न्यूमरेटर में रहेगा और ये जो लास्ट वाला पार्ट का रहेगा डिनोमिनेटर में रहेगा। तो ये बात होगी बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, बिल्कुल A to Z तुमने सीख लिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टर्म में डिफाइन होता है, एक एब्सोल्यूट होता है, एक क्या होता है, एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो गया, एब्सोल्यूट का मतलब ये होगा लाइक वाटर है तो वाटर का बता दो, और रिलेटिव का मतलब क्या होगा कि वाटर का किसी के रेस्पेक्ट में लाइक ग्लास के रेस्पेक्ट बता दो। एक चीज बस लिखो नोट में इसी में, बस लास्ट डेंसर है मोर। मैंने बोला था ना कि डेंसर को और रेयरर को
बता सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे। जो डेंसर मीडियम होगा बच्चों वो होता है आपका हैव मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हैव मोर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और रेयर मीडियम क्या होता है हैव लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू कंपेयर्ड मीडियम, जिस मीडियम से कंपेयर कर रहे हो, कंपेयर्ड मीडियम। और ये भी लिख लो विथ रिस्पेक्ट टू कंपेयर्ड मीडियम। लाइक अगर मैं एग्जांपल तुम्हें बोलूँ कि लाइक ये आपका वाटर है, n इक्वल टू मान लो कि ले लूँ 4/3 यानी कि 1.33, मान लो कोई हो सकता है डाटा एग्जैक्ट ना, और मैं एक ले लूँ ये एयर है आपका, इसमें क्या है 1, इसका n का वैल्यू 1 है। तो कंपेयर्ड मीडियम मैं बोलूँ कि n के ये जो वाटर है इसके एयर के रेस्पेक्ट में क्या है, तो तुम लोग बोलोगे डेंसर है भाई। क्यों डेंसर है? क्योंकि हैव मोर इफेक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू कंपेयर्ड मीडियम। क्योंकि अगर एयर के हिसाब से देखो तो ये वैल्यू तो ज्यादा है ना, वाटर की n की वैल्यू 1.33, तो ये होगा रेयर, इसलिए बोला कि हैव मोर इफेक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू कंपेयर्ड मीडियम, जिससे कंपेयर कर रहे हो। तो इसके एयर के रेस्पेक्ट में क्या है, जो ये वाटर है ये क्या है आपका डेंसर है। लाइक कल को आप कोई दूसरा कुछ ले लो, लाइक ले लूँ जिसका n की वैल्यू क्या मान लो 2 हो, तब क्या बोलोगे, तब आप क्या बोल पाओगे कि ये जो वाटर है डेंसर नहीं, इसके हिसाब से अगर कंपेयर करोगे तो ये n का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू क्या आपका 1.33, तो ये हो जाएगा आपका रेयर बन जाएगा। तो एक बार ये डेंसर है इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में क्या रेयर मीडियम है, तो डिपेंड करेगा। इसलिए मैं बोला था कि जो मीडियम है मैं डेंसर रेयर रे क्या है एब्सोल्यूट नहीं है, ये क्या है रिलेटिव टर्म है। डेंसर हैव मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू कंपेयर्ड मीडियम एंड रेयर हैव लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू कंपेयर्ड मीडियम। ठीक है भाई, इतनी बातें हो गई, आगे देख लेते हैं क्या, चलो आगे भी कुछ देख लेते हैं। आगे हेडिंग डालो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे बच्चों रिफ्लेक्शन का लॉ था वैसे रिफ्रैक्शन की लॉ होगी। रिफ्लेक्शन में क्या था बच्चों कि ये इंसिडेंट रे होती थी और यहाँ पे जो पॉइंट पाता था बोलते पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल होता था, ये रिफ्लेक्शन होता था। तो पहला तो एक था कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एक ही मीडियम में होते हैं और नॉर्मल एक ही प्लेन में होता है, और दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, यानी कि एक प्लेन का रिलेशन है और एक एंगल का रिलेशन है। सिमिलर एज इसमें भी आपको होने वाली है, देखो क्या क्या होने वाली है। लाइक अगर एक इंटरफेस ले लूँ, ये इंटरफेस क्या करता है बच्चों, मीडियम को क्या करता है आपको डिवाइड करता है। तो एक मैं इंटरफेस लेता हूँ ये, और ये मीडियम मेरा 1 ले लेता हूँ, ठीक है ना, और ये क्या है आपका मीडियम 2 है, ठीक है, मीडियम 1 मीडियम 2। मीडियम क्या रखता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेता है, मान लो n1 ले लिया इसके लिए और इसके लिए लिया मैंने n2 ले लिया, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि n2 इज ग्रेटर देन n1, मतलब क्या हुआ, n2 क्या आपका डेंसर मीडियम है, n1 क्या है आपका रेयर मीडियम है, तभी तो रिफ्रैक्शन होगी। और रे जो है आपकी आ रही है इससे ऐसे आ रही है, ठीक है, फिर से कर देता हूँ, ये आपकी रे आ रही है, ठीक है बच्चों, ये आपके ऐसे रे आ गए इंसिडेंट रे। इंटरफेस पे आप लोग क्या करो नॉर्मल ड्रॉ कर दो। तो अब जो रे है बच्चों ये आपकी ऐसे नहीं कि सीधे निकल जाएगी, ये आपकी ऐसे नहीं जाएगी, अब ये आपकी रे क्या होगी नॉर्मल के साइड बेंड हो जाएगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आपका ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आपका ज्यादा है। जिस साइड नॉर्मल जिसका डेंसर मीडियम होगा उसमें क्या हो जाएगा आपकी रे इस साइड मुड़ जाएगी, ठीक है, टुवर्ड द नॉर्मल। तो यहीं पे लिख लो बच्चों, इस साइड लिख लो, मेरे को याद आएगा तब लिखवा देता हूं कि डेंसर मीडियम में क्या होगा, डेंसर मीडियम में क्या होगा कि आफ्टर रिफ्रैक्शन बोला हूं, रिफ्रैक्शन रे बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, बस ये नॉर्मल के साइड क्या हो जाएगी बेंड हो जाएगी। देखो ये जो रे है किस साइड बेंड है, नॉर्मल के साइड बेंड हुई है।
अगर रेयर मीडियम और डेंसर क्यों भाई, क्योंकि N2 इज ग्रेटर देन N1, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो मेरा होता है डेंसर। अगर वही आपका रेयर मीडियम है बच्चों, रेयर, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर लिख लेना कि आफ्टर रिफ्रैक्शन रे बेंड, मैं लिख दे रहा हूं वो लाइन लिख लेना, रे बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, आपको चीजें बिल्कुल क्लियर कट पता होनी चाहिए कि टूवर्ड द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, एकदम याद होना चाहिए। टूवर्ड द नॉर्मल फॉर डेंसर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल फॉर रेयर, टूवर्ड द नॉर्मल डेंसर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल रेयर। इतनी बात हो गई। ये आपके इंसिडेंट रे है बच्चों, ये बोलते हैं इसे रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, और ये हो गया आपका इंसिडेंट रे IR। ये हो गया नॉर्मल। ये जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं या इंसिडेंट एंगल, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल सिग्नल बना रही है उसे लिखते हैं R, और इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। इतनी चीजें क्लियर है। मैं इसे मिटा रहा हूं, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट चीजें याद आ रही मैं लिख दे रहा हूं। तो I की लिखो, I को एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल भी बोल सकते हैं, दोनों इंसिडेंट एंगल। और R को लिखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, या लिख सकते हो रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, ये लिख सकते हो। लॉ नंबर 1 लिखो, लॉ नंबर 1। इसमें 2 लॉ है। लॉ नंबर, ये रूल नंबर 1 ये बोलता है, मैं बोल देना, आप लिख लेना पॉज करके, कि व्हेन लिखो रूल नंबर 1, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल at point of incidence lies in same plane। सेम प्लेन में क्या करो, अंडरलाइन लिख लो। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन सेम प्लेन। रूल नंबर 1 हो गया। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 क्या होता है बच्चों, लिखो। रूल नंबर 2 बच्चों क्या होता है, वो होता है आपका कि इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल, साइन है, एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल। ओके, ये होता है कांस्टेंट। रूल नंबर 2 में लिखो, रूल नंबर 2 में लिखो कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू साइन ऑफ सॉरी ऐसे लिख लो, इंसिडेंट एंगल भी ऐसे लिखो, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। मतलब ये बोलता है इज कांस्टेंट, बस हो गया। रूल नंबर 2 ये बोलता है कि जो अगर साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन लो और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, या इंसिडेंट एंगल या रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन का रेशियो लो, तो ये होगी बच्चों कांस्टेंट होगी। क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब ये क्या होता है, ये देखो आगे मैं लिखता हूँ क्या होता है ये चीज, कि साइन आई अपॉन में साइन आर, ये जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो बच्चों होती है आपकी n21 होगी। n21 मतलब रिफ्रैक्शन किस में हो रहा है, 2 में हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू 1 से आ रही रिफ्रैक्शन 2 में हो रहा है, तो पहले लिखेंगे n21, या ऐसे लिख लो इसे n2 अपॉन में क्या हो जाएगा n1, या ऐसे भी लिख सकते हो कि साइन आई के सामने कौन है, n1 है, और साइन आर के सामने क्या है, n2 है। मतलब जिस मीडियम में आई है उसी के सामने इसका क्या है, आई है, साइन आई, तो आई में कौन सा मीडियम है, n1 है, तो लिख दो n1 सामने, साइन आर है तो उसके सामने लिख दो n2 लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो तुम्हें मिलेगा n1 साइन आई इक्वल्स टू n2 साइन आर, और मैं इसी को लिख सकता हूँ कि n इंटू में साइन आई क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी लिख लेना। इसे याद करने के बजाय इसे याद कर लो, वो
ये भी याद कर सकते हो कि एन और साइन का जो प्रोडक्ट है वो साइन आई का प्रोडक्ट क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है बच्चों, एन इंटू साइन आई का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये मैं बता रहा था। हाँ बच्चों, आगे हेडिंग डालो सम स्पेशल केसेस। ध्यान से देखो, पहले हमें पता है कि n1 sin i इक्वल्स टू n2 sin r। अगर मैं इफ कंडीशन है, अगर मैं n1 को कम ले लूँ n2 से, n1 को लेने का कम मतलब n2 मतलब ये होगा कि ये इंटरफेस है, ये एक मीडियम n1 है n2, यानी कि n2 ज़्यादा तो डेंसर हो गया, n1 क्या होगा, रेयर होगा। यहाँ तक क्लियर। अगर n1 ले लिए कम है, ये n1 कम है n2 ज़्यादा है, तो हमें तो बराबर रखना है। n1 कम है तो ये वाली एंगल साइन आई क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। साइन आई बड़ा कब होगा, जब आपका आई बड़ा होगा, तो आई इज ग्रेटर देन आर हो गया। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या होगा, ज्यादा होगा। देख लो, तो ये तभी होगा जब ये नॉर्मल आपका ये रे आई और ये किस साइड में उठ जाए, टूवर्ड्स द नॉर्मल, तभी क्या होगा आपका ये आर क्या है, लेस है, और आई क्या है, ज्यादा है। तो हमें एक चीज समझ में आ गया कि अगर कोई ऐसे बोल सकता हूँ चीज को कि अगर कोई इंसिडेंट रेयर मीडियम से, अगर कोई इंसिडेंट से रेयर मीडियम से किधर जाए, डेंसर मीडियम में, तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगी, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी। इस चीज को सेटिस्फाई करने के लिए, इस चीज को सेटिस्फाई करने के लिए तो मैं लिख देता हूं मैं लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर। देखो तुम्हें लिखना हो बड़े फॉर्म में, सेंटेंस फॉर्म लिख सकते हो, मैं कोडिंग के फॉर्म में लिखता हूं ताकि हमेशा के लिए याद रहे कि मैं लाइट गोज फ्रॉम रेयर से डेंसर बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। काम हो गया। आपको ऐसे लिखना तो ऐसे लिख सकते हो कि मैं लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम्स टू डेंसर मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे लिख सकते हो। सेकंड नंबर का केस है 2 नंबर n1 sin i इक्वल्स टू n2 sin r इफ n1 इज ग्रेटर देन n2। यहाँ पे n1 लेस देन n2 बड़ा था, यहाँ पे n1 बड़ा है। अगर n1 बड़ा है तो इसका मतलब n1 क्या होगा, आपका डेंसर हो गया, और n2 क्या होगा, रेयरर हो गया। तो देख लो यहाँ पे n1 बड़ा है, ये बड़ा है n1, और हमें दोनों को n1 sin i इंटू n2 sin r का दोनों का प्रोडक्ट रखना है सेम। n1 बड़ा है तो इसको होना पड़ेगा छोटा, n1 बड़ा है तो इसको होना पड़ेगा छोटा। ये छोटा sin i छोटा तभी होगा जब एंगल उसका छोटा होगा, तो i इज लेस देन r, यानी कि r बड़ा होगा इस केस में। r तभी बड़ा होगा, ये i और ये i तभी r तभी बड़ा होगा जब अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाए, यानी कि सीधा जाने के बजाय अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाए तभी हो पाएगा। तो देख लो यहाँ पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ लाइट कम्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। उसी को लिख दिया कि when light goes from when light comes when light goes from when light goes from, ठीक है, when light goes from denser to rarer, हाँ, तो बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल से अवे बेंड हो गई। तीसरा केस है नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या होता है बच्चों कि जब आपका आई क्या हो जाए, जीरो हो जाए। आई क्या हो जाए, n1 sin i इक्वल्स टू n2 sin r को लिखो और आई क्या करो, जीरो। जब आई जीरो करोगे तो साइन क्या हो गया, ये वाला टर्म क्या होगा, साइन आई का मतलब साइन जीरो को बोले जीरो, तो r कभी क्या होना पड़ेगा, जीरो। ठीक है, यानी कि देखो ये क्या है, नॉर्मल। मान लो ये आपका था नॉर्मल था आपका ये से, ठीक है, ये इंटरफेस पे क्या आपका नॉर्मल है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है आई। ये कब जीरो होगा, जब इसको ऐसे करते करते नॉर्मल से ही पास करा दो, तब आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये इंसिडेंस हो गई आई जीरो, इस केस में क्या है, आई आपका क्या है, जीरो है। तो आर जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो उसी नॉर्मल की अलोंग चली जाए, तो इसे बोलेंगे नॉर्मल इंसिडेंस। अगर व्हेन इंसिडेंट आई आर व्हेन इंसिडेंस रे कम अलोंग नॉर्मल के ही एलोंग आती है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज एलोंग नॉर्मल। अगर रिफ्रैक्शन रे नॉर्मल के एलोंग आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन के बाद इट गोज नॉर्मल, तो मतलब नॉर्मल के एलोंग आई, नॉर्मल के एलोंग ही जाएगी। तो ये सारी बातें होगी बच्चों। एक और लिखना है चौथी प्रॉपर्टी, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है काफी। तीनों के सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए बच्चों, जितने पॉइंट लिखवा रहा हूं। आज थोड़ा सा आवाज आ रहा होगा क्योंकि गलत टाइम पे मैं शूट कर रहा था बच्चों। इसमें काकू आ गई थी खाना बनाने के लिए, ठीक है। अब खाना जब बनाने लगे तो काकू टिन फिन, तो काफ़ी दिन लोग सुन रहे होगा आवाज़ बर्तन वगैरह की। चौथा क्या बच्चों, देखो चौथा इसी बेस पे डिफाइन है कि n इंटू साइन आई क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है।
मतलब कोई भी n इंटू साइन आई का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब n1 साइन i1 n2 साइन i2 जो भी लिखना सब लिख लो चलेगा। मैं ऐसे कुछ 4 मीडियम लेता हूँ, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, ठीक है। ये इसके ये इंटरफेस है ना बच्चों, इसे बोलते हैं इंटरफेस, यानी कि 2 मीडियम को सेपरेट करा था। इसके ऊपर वाला मीडियम n है, इसके मीडियम नीचे वाला क्या है, n1 है। तो इसके ऊपर n1 ही रहेगा, इधर हो गया n2, इसके लिए n3 हो गया। इसके नीचे का मीडियम ले लो आप, n4 ले लो, यही है ना, तो ऐसा सही रहेगा, ठीक है। n4 की जरूरत नहीं है, काम हो जाएगा इतने में। अब क्या करो तुम कि मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ इस वाले इंटरफेस, ठीक है। पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लिया करो, सबसे काम आसान हो जाएगा। तो अगर आप मान लो इंसिडेंट एंगल ले लिया आपने, ऐसे कोई रे इस मीडियम से आ रहे n से, और ये एंगल बच्चों आपका I है, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन ये डेंसर है, ठीक ना। ये मान लो क्या है आपका डेंसर है, तो ये क्या होगा, सीधे ना जाके बेंड हो जाएगी, ऐसे कुछ बेंड होगी। और ये आ गया R। अगर फिर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो ये दोनों नॉर्मल क्या होगा, पैरेलल है, और इसको कट करके तो अल्टरनेट एंगल क्या होगा, सेम होगा। तो ये भी आपका हो गया R हो गया, ठीक है। ये क्या होगा, R हो गया। R1 ले लो, ये R1 है तो ये भी आपका R1 हो गया, ठीक है। अब क्या है, फिर तुम्हें लेना है तो ले लो। अगर ये फिर थोड़ी सी ये भी डेंसर मान लो n2, हालांकि रेयर डेंसर से मतलब नहीं कुछ, लेकिन मान लो तो फिर क्या होगी, ये बेंड हो गया, इससे फिर और बेंड होगी। ये बेंड कर देना, अच्छे से ड्रॉ कर लेना, ये और बेंड होगी लाइक ऐसे, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं तुम लोगों को, दिखना बहुत जरूरी है। नहीं दिख रहा है यार, थोड़ा और बड़ा लेना पड़ेगा। n हो गया, n1 हो गया, n2 हो गया, n3 हो गया, ठीक है। यहां से रे आई, ये आपका नॉर्मल है, ये आई हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे मुड़ गए, अगर ये आई आर हो गया तो ये भी क्या होगा बच्चों, आर हो गया। R1 ले लो, ये भी R1 हो गया, क्योंकि ये दोनों नॉर्मल पैरेलल हो जाएगी अल्टरनेट एंगल के थ्रू। आफ्टर रिफ्लेक्शन मान लो कि ये अब जो है, हाँ, तो अब यहाँ से फिर ये मीडियम चेंज हो रहा है ना, n1 से n2, तो रिफ्रैक्शन होगा। डिपेंड करेगा कौन सा मीडियम है, कोई मीडियम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं कुछ मान लो डेंसर है तो फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, ठीक है। मैं तो ये R1 है, और रिफ्लेक्शन के बाद ले लो ये R2 हो गया। फिर एक नॉर्मल ड्रॉ करो यहाँ पे, तो ये R2 है, तो ये भी क्या होगा आपका R2 हो गया। अब ये रे जो ऐसे ना जाके फिर क्या होगा, मैंने मान लिया बेंड हो गया, ठीक है ना। ले लो, कुछ भी ले सकता है फ्रॉम द नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। R2 हो गया, ये हो गया R3 हो गया। तो अगर ये R3 को फिर इस पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये भी क्या होगा आपका R3 हो गया, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगी, ये मीडियम क्या हो गया, फिर से n1 वाला ही आ गया, मतलब रेयर मीडियम हो गया, है ना। ये क्या है, रेयर मीडियम, तो फिर से ये आपकी अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया, ठीक है ना। ये निकलने के बाद ये वाली रे और ये वाली रे क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी, ठीक है ना। ये वाली रे और ये वाली रे क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। अगर सेम मीडियम है, अगर ये भी n है और नीचे वाला भी n है तो तभी, ठीक है। अब देखो n इंटू साइन आई का प्रोडक्ट आना चाहिए कांस्टेंट, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लगा रहा हूँ इस रिफ्लेक्शन, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गया, तो n इसका मीडियम है, साइन किसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई हो गया। यहाँ पे लगाता हूँ तो यहाँ पे एंगल, यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हुआ है R1 क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, R2 का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मेरा क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, जिस मीडियम में n1 हो गया और इंटू में साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या भाई, R1 है, साइन R1। यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हुआ है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या भाई, n2 मीडियम में R2 से आ रहा है और n3 में R3 से वापस चला जा रहा है। तो मैं हो जाएगा मेरा इंटू में साइन R2, और ये हो जाएगा यहाँ पे इस वाले रिफ्लेक्शन पे R3 से एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ है, और जितने से भी निकल गया, मेरे को एंगल ऑफ इंसिडेंस से मतलब होता है, ये I है ना कि R है, तो यहाँ पे हो जाएगा n3 इंटू में साइन R3, ठीक है बच्चों। तो ये बात हो गई। इसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लगते हैं, देखना कैसे, ठीक है। मैंने लिख दिया, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। 5वां पॉइंट लिख लो, 5वां पॉइंट लिख लो। चौथा हो गया, पांचवा है आपका एंगल ऑफ डेविएशन। हाँ देखो, ये आपकी ये मान लो कि इंटरफेस है, 2 मीडियम को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, और ये क्या आपका नॉर्मल है।
मैंने एक रे लिया ऐसे, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन मान लो कि डेंसर, ये रेयर मीडियम है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चलेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, अगर ओरिजिनल रे क्या बच्चों, ये आपकी थी, ठीक है, इससे बेहतर तुम लोग को ऐसे समझ में आएगा, इस वाले से समझ में आएगा। देखो कैसे, ये इंटरफेस है, ये होगी नॉर्मल, और बच्चों एक रे आई लाइक ऐसे, और इस नॉर्मल से आई एंगल बना रही है, ठीक है, और ये सीधा तो जाना चाहिए, पर रिफ्रैक्शन के लिए ये n1 मान लो, एक मान लो n2, रिफ्रैक्शन के बाद मान लो कि ये टूवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो गई, झुक गई, टूवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो गई, झुक गई। और ये क्या है कि नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है बच्चों, r बना रहे, यही तो r होता है ना, बताओ, r बना रहा है। तो एंगल ऑफ डेविएशन पूछो, मान लो डेंसर था, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, तो हमें पता है कि ओरिजिनल रे तो इधर जाना चाहिए, पर इधर मुड़ गई है, तो ये जो एंगल होगा बच्चों क्या कहलाएगा, डेल्टा कहलाएगा। दिस एंगल ये कहलाएगा डेल्टा। डेल्टा निकाल सकते हो क्या, हाँ निकाल सकते हो। देखो कैसे, ये नॉर्मल है और ये आपका पूरा ये सीधी जानी चाहिए, तो आमने सामने का एंगल सेम होता है। तो अगर ये आई है तो टोटल कितना होना चाहिए आपका, ये टोटल कितना होना चाहिए, ये भी तो आपका आई होना चाहिए पूरा आई, तो ये आई और ये आर है, तो इतना वाला एंगल कितना होगा, आई माइनस आर होगा, तो डेल्टा हो जाएगा बच्चों आपका आई माइनस आर हो जाएगा। उसी तरह ये तो मान लो कि टूवर्ड द नॉर्मल हो गई है, ये भी एक किस हो जाए, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाए, तो वहाँ पे हो जाएगा आर माइनस आर हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन आई माइनस आर, ठीक है ना। ये एंगल ऑफ डेविएशन होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन केस में। तो ये 5 स्पेशल केस थे बच्चों। थैंक यू सो मच, काफ़ी लेक्चर, काफ़ी टाइम से वीडियो शूट कर लिया। ओके।